ये जो डाउट है ओविपेरा और विविपेरा, ओवी, ओके, तो ओविपेरा इट मींस ग्रुप ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स इट मींस एग लेइंग, ओके। ओवा का मतलब होता है गैमेट और एग, ओवा मतलब फीमेल गैमेट और एग, तो ओवा मतलब मेनी एग्स और फीमेल गैमेट्स, ये ओवा का मीनिंग है, ओके। तो ओविपेरस इट मींस दोज एनिमल्स which lay down eggs, जो एग लेइंग करते हैं उन एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, उनके ग्रुप को ओविपेरा। भाई विविपेरा, विवि वायु मतलब वाइटल लिविंग, तो एक नहीं करते, सीधा उनके जैसा ऑर्गेनिज्म वहां पर, तो उनके मेंबर्स को हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स, मैमल्स। विविपेरस एनिमल, यस बेटा, विविपेरस एनिमल्स एंड विविपैरिटी शो करेंगे, मतलब कि वो डायरेक्टली यंग वन को डिलीवर करेंगे, एक को अपनी बॉडी से डिलीवर नहीं करते, ओके, वो यंग वन को डिलीवर करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में, ओके। तो ह्यूमन बीइंग में डायरेक्टली फिटस जो पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है, वो नियोनेटल इन्फेंट वहां पर बनता है, मतलब नियोनेटल वहां पर रिलीज होता है, ओके। तो वो हो गया विविपेरस, तो हम आ जाएंगे विविपेरस में, ओके। जो भी अपने यंग वन को बर्थ देता है डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एक अकेला मैमल्स हम पढ़ेंगे ऑर्निथोरिंकस, डक बिल प्लेटिपस। आप लोगों ने कार्टून देखा होगा प्लेटिपस बेबी, देखा है क्या किसी ने? यस सर। यस सर। चलो, तो कुछ लोगों ने देखा है, ओके। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ना तो कार्टून देखते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, ना कुछ करते, कम से कम कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि नहीं लाइफ में, हाँ। और आंसर का रिप्लाई भी नहीं देते, अगर देखा भी होगा तो देना चाहिए बेटा रिप्लाई भी, ठीक है। तो वो जो प्लेटिपस बेरी आपने देखा था, प्लेटिपस उसका जो कार्टून दिखाते हैं, तो वैसा ही एक सेम वैसा एक एनिमल है, डक बिल प्लेटिपस बोलते हैं उसको, ऑर्निथोरिंकस उसका बायोलॉजिकल नेम है, जैसे हमारा होमो सेपियंस है ना, उसका ऑर्निथोरिंकस जीनस। तो उसमें वो एग लेइंग करता है, मैमल है, लेकिन उसकी जो बीक है, चोंच दिखती है बग वहां पर डक के जैसी, इसलिए उसको बोलते हैं डक बिल प्लेटिपस, ओके। तो एग लेइंग करता है, मैमल है बट एग लेइंग करता है, उसको छोड़ करके कोई भी मैमल आज तक नहीं मिला है कि जो एग लेइंग करता हो, सीधे यंग वन को डिलीवर करते हैं, एलिफेंट, कैट, डॉग, रैट, पिग, ह्यूमंस, ओके, कैटल्स, सब क्या करते हैं, यंग वन को डिलीवर करते हैं, तो विविपेरस, ओके। जो बर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, कुछ एम्फीबियंस, वो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, ओके। कुछ फिशेस एग लेइंग करती है, तो उनको बोलते हैं ओविपेरस। और फिर वो एग कुछ दिनों तक पड़ा रहता है, वहां पर इनक्यूबेट होता रहता है, और फिर उसके अंदर जो जाइगोट है, फर्टिलाइज एग जाइगोट में कन्वर्ट होगा, जाइगोट से फिर नई सेल्स बनेगी, सेल्स बन करके फिर जब वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तब उस एक शेल को ब्रेक करता है, हैच होता है, मतलब वो एक उसको एक शेल को ब्रेक करेगा और एक से बाहर निकलेगा नया यंग वन। तो आज वो एक से बाहर निकल रहा है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में यंग वन डिलीवर होता है, ओके, उसको विविपेरस बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ यंग वन, ओके। एक वहां पर नहीं किया जाता, तो उसको विविपेरस बोलते हैं। तो किसका क्वेश्चन था बेटा ये?
सर आयुषी। आयुषी, बेटा क्लियर हो गया आयुषी? यस सर। ओके, चलो, और किसी का कोई फर्दर डाउट तो नहीं बचा है? डायनोफ्लेजेलेट्स स्टार्ट करें हम? यस सर। चेक कर लो, 1 मिनट और दे देता हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप लोग अपने डाउट अपने पास में ही रखो। चैप्टर खत्म तो आपको जल्दी से वहां पर आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करवा लेना चाहिए। टेस्ट होने के बावजूद भी अगर कोई डाउट बचा है, टेस्ट पेपर में क्लियरिटी हो जाती है कि हमें कंसेप्ट याद आ रहे या नहीं आ रहे, समझे थे या नहीं समझे थे, कंसेप्ट को हमने किस तरह से लर्न किया है, क्या कोई डाउट आ रहा है फिर भी कंसेप्ट लर्न करने के बाद में भी पूरा कंसेप्ट अगर आपको प्रॉपर क्लियर है तब भी, तो आपको फिर से आपके क्लास के नोट्स पर एनसीईआरटी में फिर से आपको रिवीजन करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट बच जाता है, आंसर की देखने के बावजूद भी कोई डाउट बचता है, तो आपको फिर वो डाउट पूछ लेना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, ताकि आगे के जो मेजर टेस्ट होंगे फिर आपके 25% सिलेबस होने पर, 50% सिलेबस होने पर, 75, 100, तो ऐसे सभी टॉप ये चैप्टर फिर से आएंगे टेस्ट में, क्योंकि आपका नीट का टॉपिक है, इसलिए वो वहां पर भी आने वाला है। इसलिए आपको पूरे जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पूरे होल 2 इयर्स याद रखना है आपको, उनके सबके कंसेप्ट। ये कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में बच रहा है जो आपको उसका आंसर क्लास नोट्स में नहीं मिला, एनसीईआरटी में नहीं मिला, तो आप लोग वो डाउट पूछ लिया करो बेटा। ओके, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा? कोई एंटर कर रहा है? हर्ष और अरमान, ठीक है, डायनोफ्लेजेलेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा, देन फिर डायटम्स में हमने जब पढ़ा था तो डायटम्स और डेस्मिड्स को हमने एक टर्म यूज की थी क्राइसोफाइट्स के लिए, कि वो कौन से टाइप के एल्गी जैसे दिखते हैं। क्या लिखा था हमने, कौन से टाइप के एल्गी जैसे दिखते हैं? गोल्डन ब्राउन एल्गी। यस, वेरी गुड, गोल्डन ब्राउन एल्गी टाइप दिखते हैं। तो इसमें भी हमको बताना पड़ेगा कि ये कैसे दिखते हैं। पहले तो फर्स्ट सेकंड जो क्लास है फोटोसिंथेटिक प्रोटीज की, इसको हम नाम देते हैं पायरोफाइटा। पायरोफाइटा क्लास का नेम हो गया पायरोफाइटा। एंड पायरोफाइट्स, जैसे हमने किंगडम मोनेरा के मेंबर्स को कॉमनली कहा था बैक्टीरिया, वैसे ही पायरोफाइटा के मेंबर्स को हम कॉमनली डायनोफ्लेजेलेट्स ये टर्म देते हैं, कॉमनली known as dinoflagellates। सबसे पहले हैबिटेट किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताना चाहिए। तो डायनोफ्लैजेलेट्स किस कैरेक्टरिस्टिक वाले होते हैं, कौन से हैबिटेट में ग्रो करेंगे? तो ये मोस्टली, अब आपको पता है कि सभी तो एक्वेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीज एक्वेटिक होते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट क्या फ्रेश वाटर बॉडी में मिलेंगे? तो हम कहेंगे नहीं,
फ्रेश वाटर बॉडी में ये रेयरली मिलते हैं। कॉमनली किस में मिलते हैं? ये कॉमनली मिलते हैं सी वाटर में। तो मेनली सी वाटर फॉर्म, मेनली दैट इज मराई। ओके, मरीन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट मिलता है, देयरफॉर ये क्लोरोफिल A and B present, therefore photosynthetic। बोर्ड नहीं दिख रहा यस बेटा, सर। यार कैमरा सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा, कैमरा कहाँ चला गया? ओके ओके ओके, क्या हो गया? कैमरा ही पूरा आउट हो गया है। मैं रिजॉइन करता हूँ बेटा। ओके हर्ष और अरमान को मैं कब से ज्वाइन करवा रहा था, उनके नेटवर्क में इशू है शायद। What's going on? नाउ बेटा, यस सर, अभी दिख रहा। ओके चलो, ऐसा अगर कुछ हो जाए तो जल्दी बता देना बेटा। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट रहेगा। क्लोरोफिल ए एंड बी अगर प्रेजेंट है तो आपको क्लियर है कि क्लोरोफिल ए एंड बी अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। ओके, ओके, ऑडियो क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये अरमान और हर्ष फिर से ज्वाइन ही करते हुए दिख रहे हैं मुझको। हाँ, हर्ष तो शायद आ गया या फिर। ओके, तो पायरोफाइट्स मतलब पायरोफाइटा के मेंबर्स को पायरोफाइट बोलेंगे। पायरोफाइट्स डायनोफ्लेजलेट्स है और डायनोफ्लेजलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। बट क्या फिर ये ग्रीन है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण, क्लोरा मतलब ग्रीन, तो क्या ये ग्रीन है? नो तो कहेंगे नहीं, कुछ ही ग्रीन होते हैं डायनोफ्लेजलेट्स, लेकिन कुछ डायनोफ्लेजलेट अलग कलर का अपीयरेंस दिखाते हैं, अलग कलर्स वहां पर अपीयर होता है उनमें। तो क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल के कंपैरिजन में दूसरे पिगमेंट ज्यादा हो सकते हैं। तो इनका जो कलर होता है
appear red, yellow, brown, blue, green. Okay, येलो मार्कर नहीं मेरे पास में, लेकिन ब्लू एंड ग्रीन है, therefore मैं कोशिश करता हूँ उसी से नोट डाउन करने की। ग्रीन इन कलर, ठीक है, तो ग्रीन या फिर ब्लू, ब्राउन, येलो, रेड, ये इस तरह के अपीयर हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के, अलग अलग डायनोफ्लेजेलेट्स का अलग अलग कलर हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा था डायटम्स एंड डेजमिड्स के लिए गोल्डन ब्राउन अलगी होते हैं मेनली, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अलग अलग शेड्स हो सकते हैं, ये 5 डिफरेंट शेड्स में अलग अलग वहां पर वो प्रेजेंट हो सकते हैं डायनोफ्लेजेलेट्स। क्यों? क्योंकि उनके पास में वैसे पिगमेंट होते होंगे। ओके, क्लोरोफिल के कंपैरिजन में अगर दूसरे पिगमेंट ज्यादा प्रेजेंट है तो फिर वैसा कलर दिखने लग जाता है। आपने देखा होगा कि जो अनराइपन फ्रूट है, अनराइपन जैसे मैंगो, बनाना, पपाया, ये जब अनराइपन कंडीशन में होते हैं तो कौन से कलर के होते हैं बेटा? ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन जब राइपनिंग के बाद में कैसे कलर के बन जाते हैं? येलो Yellow. इट इज ड्यू टू द मैजिक ऑफ पिगमेंट। ओके, जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पर ऐसा मैजिक होता है कलर चेंज का। ओके, तो क्या मैजिक है? मैजिक ये है कि जब तक उनको ग्रो होना होता है, अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर शेप, साइज, वेट अटेन करना होता है, तब तक वो ग्रीन रहते हैं, क्योंकि उनकी आउटर सेल्स ग्रीन इसलिए दिखती है अनराइपन फ्रूट्स की, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करे, ओके, फूड एक्युमुलेशन भी करे और अपना साइज, शेप, वेट गेन करे प्रॉपर, ठीक है। और जैसे वो साइज, शेप, वेट प्रॉपर गेन कर लेते हैं, देन उसके बाद में अब फर्दर फोटोसिंथेसिस करने की उस फ्रूट को कोई जरूरत नहीं है, तो अब उसमें इथिलीन ऐड होने लग जाता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन इथिलीन। और इथिलीन क्या कॉज करता है बेटा? इथिलीन क्या कॉज करता है? आपने 9th-10th में पढ़े होंगे ना, एक्टोकाइनिन। ओ शिट, क्या Sir, हुआ please फिर से? check waiting room. हाँ बेटा, वेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कारण फिर अपना पूरा ये बार बार ये हो रहा है बेटा। देखो अभी भी फिर से कैमरा ये हो गया। उस बार भी अरमान और ये स्टूडेंट थे, क्या वो एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ, क्या पता, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। आप सब लोगों को नेटवर्क इशू आ रहा है क्या बेटा? No, sir. नो सर। है ना, तो फिर ये जो स्टूडेंट वहां पर उनकी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण हमारा यहाँ पर मीटिंग में ये हो रहा है। मैं फिर से रिजॉइन करता हूँ ताकि कैमरे की सेटिंग ऋतु की एंटर हो गए बेटा? Yes, sir. हाँ, तो तुम लोगों ने बहुत दर्द दिया हमको, अरमान, हर्ष, ऋतु की, क्योंकि आप लोगों को एंटर करने के चक्कर में 2 बार स्क्रीन चली गई बेटा। ओके, अब आप लोग ध्यान रखना, खासकर अरमान, हर्ष और ऋतु की, कि आप लोग
मीटिंग से लेफ्ट ना हो पाओ, थोड़ा ध्यान देना बेटा, आप लोग भी, आप लोग प्रॉपर नेटवर्क में रहना। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, तो हमने कहा था कि जो राइपनिंग के बाद में ग्रीन पिगमेंट्स का कोई रोल नहीं बच जाता वहां पर, क्योंकि अगर वो मैच्योर हो गया फ्रूट, वहां पर उसने अपना प्रॉपर साइज, शेप, वेट अटेन कर लिया है, तो देन अब उसको आगे फोटोसिंथेसिस उस फ्रूट को करने की जरूरत नहीं है। तो इथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, व्हिच कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इथिलीन के कारण फ्रूट की राइपनिंग होती है, फ्रूट पकता है। ओके, इथिलीन के कारण, ये नोट कर लेना, इथिलीन हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और जब राइपनिंग चल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होगा, क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है। और जब क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, तो क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है लेकिन अदर पिगमेंट्स का नहीं। तो जो अदर पिगमेंट्स है, कैरोटीनॉइड मतलब कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, फिर उनमें से जो अबंडेंस में होगा वो अपना कलर दिखाएगा। जैसे बनाना, मैंगो एंड पपाया, इनमें येलोइश कलर के कैरोटीन पिगमेंट ज्यादा होते हैं, कैरोटीन पिगमेंट, और उसमें भी बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है। ओके, तो ये फिर येलोइश कलर देते हैं। ओके, तो फिर ये राइपनिंग के बाद येलोइश कलर देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें वहां पर अबंडेंस में बीटा कैरोटीन है, कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन खाने से हमको क्या मिलता है बेटा? आप लोगों ने विटामिन में पढ़ा है, क्लास में चार्ट बनाया था आपको लिए विटामिन का, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन टॉपिक में। बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, क्विकली। बीटा कैरोटीन खाने से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। गुड, क्योंकि बीटा कैरोटीन जब हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, तो एक बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल से 2 रेटिनॉल के मॉलिक्यूल हमारे लीवर एंड किडनी के एंजाइम्स बना लेते हैं। ओके, तो रेटिनॉल मतलब विटामिन ए का केमिकल नेम। ये रेड, येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। पायरोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, क्यों? ड्यू टू दी abundance of carotenes and xanthophylls. कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स इनके पास में, जो ग्रीन दिखेगा उसमें क्लोरोफिल अबंडेंस में, बाकी लेकिन जो अलग कलर के दिख रहे हैं अदर देन ग्रीन, उनके लिए हमको कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल लिखना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर ग्रीन भी लिखा है, इसलिए ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर पिगमेंट। ओके, ग्रीन वाला क्लोरोफिल के कारण होगा, क्लोरोफिल, और अदर देन ग्रीन कैरोटीन्स और कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में दोनों आ जाते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ओके, डायटम्स में जो ज़ैंथोफिल मिलता है उसको डायटोक्सेंथिन बोलते हैं, डायटम से डायटोक्सेंथिन, और डायनोफ्लेजेलेट में जो ज़ैंथोफिल मिलता है उसको डायडेनोज़ैंथोफिल, ऐसे टर्म देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है इनकी सेल के बेसिस पर, तो माइक्रोस्कोपिक है, हमने तो सभी प्रोटिस्ट के लिए लिखा है, यूनिसेलुलर है। लेकिन फिर सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल 2 लेयर्ड होती है, यहाँ पर 2 लेयर्ड मतलब 2 लेयर से बनी रहेगी। ओके, डाई एटम्स में एक ही सेल वॉल थी लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोला था हमने उसको, एक ही सेल वॉल है लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
या तो डायटम्स। लेकिन डायनोफ्लैजेलेट्स में सेल वॉल की 2 लेयर्स होती है। जैसे ये अगर हम एक डायनोफ्लैजेलेट्स बनाए, ओके, ये हम बना रहे हैं एक डायनोफ्लैजेलेट्स। तो इस डायनोफ्लैजेलेट में एक तो आउटर कवरिंग है, आउटर सेल वॉल लेयर जो सेलुलोज से बनेगी, लेकिन अंदर की तरफ एक लेयर है जो पैक्टिन से बनेगी। सेल वॉल की एक और लेयर है, ये पूरी 2 लेयर से बनी है सेल वॉल। आप लोग को 2 डिस्टिंक्ट लेयर वहां पर विजिबल हो रही है क्या स्क्रीन पर? देख लो। विजिबल है 2 लेयर्स? यस सर। यस सर। तो आउटर लेयर किससे कंपोज्ड है बेटा? आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ओके, आउटर लेयर बनती है सेलुलोज की स्टीप प्लेट से, हार्ड प्लेट से, और इनर लेयर भी थोड़ी हार्ड ही है क्योंकि पैक्टिन भी हार्ड ही होता है। पैक्टिन से बनेगी इनर लेयर, एक आउटर लेयर, और पैक्टिन की लेयर से बनेगी इनर लेयर। इसलिए सेल वॉल कैसी बनी है तो आपको बोलता है पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल होती है डायनोफ्लैजेलेट्स की। ओके, पैक्टिन प्लस सेलुलोज, इसलिए उसने बोला है पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल लेयर। ओके, और ये 2 फ्लैजेला वहां पर प्रेजेंट होते हैं, लेटरली निकलेंगे, साइडवाइज निकलेंगे। ठीक है, टू से 8 तक हो सकते हैं फ्लैजेला का नंबर। इसमें याद रखना, डायनोफ्लैजेलेट्स में ओनली 2 नहीं निकलते, 2 से 8 निकल सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, किसी में 2 होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, तो किसी डायनोफ्लैजेलेट में इवन 8 भी हो सकते हैं। 2 to 8 फ्लैजेला का नंबर, तो फ्लैजेला में लिखेंगे। बट सेल वॉल को हम बोलेंगे पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल। ओके, पेक्टोसेलुलोजिक। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके, तो पेक्टोसेलुलोजिक लेयर है। न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेटिक ऑल डायनोफ्लैजेलेट। क्या बेटा? स्नेहा, वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है? मुझे नो तो सर। पूरा नेटवर्क दिख रहा है। नो सर, एक इट्स मेरा क्लियर। नेटवर्क है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, शायद मेरे भी नेटवर्क में फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही होगी आज, शायद कुछ चेंज के कारण, कुछ ना कुछ क्लाइमेट वहाँ पर कुछ वेदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अगर मेरी तरफ से आए तो मुझे बता देना, बट लेकिन आप अगर एक सिंगल स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो फिर मतलब उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा। किसी दूसरे अदर स्टूडेंट को अगर जो अगर प्रॉपर दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लेना आपका। ओके, न्यूट्रिशन में हमने कहा फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फूड सिंथेसिस करेंगे, फूड सिंथेसिस करेंगे तो फूड का स्टोरेज भी करेंगे। ये स्टोर्स फूड in the form of ऑयल और फैट। फैट और ऑयल के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं।
फिर फ्लैजिला कहा था हमने, फ्लैजिला लैटरली प्रेजेंटेड होती है, लेटरल फ्लैजिलेशन होगा, ओके, एंड नंबर रहेगा 2 to 8। टू टू 8 फ्लैजिला, ओके। बट एक आपको दिख रही है, एक फ्लैजिला, एक सॉरी एक फ्लैजिलम अपसाइड वहां पर डायरेक्शन में है, एक डाउन साइड है, ओके। तो मतलब ये दोनों के दोनों एक ही जैसे पूरी तरह से नहीं है, तो हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन बोलेंगे इसको। जैसे डायटम में हमने कहा था कि रिप्रोडक्टिव फ्लैजिला आते हैं ओनली, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर आते हैं ओनली फ्लैजिला वहां पर दो, और वो दोनों सेम रहते हैं आइसोकॉन। यहाँ पर फ्लैजिला लेटरली प्रेजेंट है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, और इसके कारण ये क्या करेंगे, जब ये वाटर बॉडी में फ्लोट हो रहे हैं, सी वाटर में फ्लोट कर रहे हैं, तो वहां पर फ्लोटिंग चल रहा है आसानी से, तो फ्लोटिंग के साथ में ये भी क्या कर रहे हैं, जब ये व्हर्लिंग विप्स टाइप है ना, व्हर्लिंग विप्स मतलब जो बोट वगैरह आप पर जाते हो बोटिंग करने के लिए, तो आप वो विप्स चलाते हो कि नहीं, चप्पू लोहे के या फिर लकड़ी के रहते हैं, तो उससे वो पानी खींचा जाता है, आप ऐसा करके फिर आपका जो बोट है वो आगे बढ़ती है, ओके। मशीन वाली ना हो, और वो उसके साथ में आपको मैकेनिकल प्रेशर आपको खुद को अप्लाई करना पड़ रहा हो तो तो उसको बोलते हैं व्हर्लिंग विप्स। इनमें जो फ्लैजिला होते हैं वो व्हर्लिंग विप्स लाइक होते हैं, व्हर्लिंग विप्स लाइक फ्लैजिलेशन, ओके। तो ये उसको स्विम करने में भी हेल्प करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक का, किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो जल्दी से। डन? Yes, sir. Sir, यस बेटा। sir, warning whips like means what? व्हर्लिंग विप्स का मतलब होता है बेटा, आपने कभी छोटी सी नाव कभी देखी है क्या, ऐसे लोग चलाते रहते हैं उसको हाथों से? Yes, sir. हाँ, तो उसमें वैसे कुछ लोहे के या लकड़ी के ऐसे चप्पू होते हैं ना, चप्पू बोलते हैं उसको मराठी में। मतलब Yes, sir. जिसकी हेल्प से पानी को धकेला जाता है, पुश किया जाता है, तो उसको बोलते हैं व्हर्लिंग विप्स, ओके। तो ये भी वैसे ही काम करते हैं। ये जब स्विमिंग करना है, इनको फास्टली मूव करना है, तब ये इनकी हेल्प से जो है व्हर्लिंग विप्स के जैसा काम लेते हैं, ओके। Yes, sir. तो अभी हमको दिख रहा है कि जो दो फ्लैजिला, अगर यहाँ पर जो बोर्ड वैसा ही होगा। नहीं दिख रहा। क्या हो जाता है इसमें प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है बेटा बहुत आज। नाउ अब हाँ सर, अब दिख रहा है। चलो फिर जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और कोई प्रॉब्लम आए उसके पहले। तो आपको यहाँ पर जो दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, हमने कहा था उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एक ऊपर की तरफ है लॉन्जिट्यूडनली, और एक निकला है, ज्यादातर पार्ट उसका ट्रांसवर्सली निकला है, ठीक है, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। तो एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिलम है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है, अगर दो फ्लैजिला अलग प्रेजेंट हो लेते, इसलिए हेट्रोकॉन फ्लैजिलेशन इसको हम बोलते हैं। ये पॉइंट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पर याद रहे, अदरवाइज अभी तो याद हो जाएगा, अभी तो आप समझ लोगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर फिर
आया तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसलिए लिख रहा हूँ। वन फ्लैजेलम लॉन्जिट्यूडिनल, लेटरल पार्ट से निकला है लेकिन वो ऊपर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल नहीं जा रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल। सेकंड फ्लैजेलम ये ट्रांसवर्स टाइप का है। ओके, इस ये दोनों दो अलग अलग टाइप के, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेटेरोकॉन्ड फ्लैजेलेशन। ओके, आइसोकॉन्ड फ्लैजेलेशन तब होता जब फ्लैजेला सेम साइज, शेप और सेम डायरेक्शन में होते। ओके, एक जैसे ही वहां पर क्वालिटीज होती सब। एक लॉन्जिट्यूडिनल है, एक ट्रांसवर्स है, इसलिए हेटेरोकॉन्ड फ्लैजेलेशन। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, some diatoms, सॉरी डाइनोफ्लैजेलेट्स, पायरोफाइट्स की बात करें तो पायरोफाइट्स का कैरेक्टर लिखेंगे हम। some dinoflagellates also exhibit bioluminescence। हमने वहां पर भी लिखा था डायटम्स में भी कि बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, यहाँ पर भी बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका ये बायोलुमिनेसेंस शो करता है। बायोलुमिनेसेंस, बायोस मतलब लिविंग, कोई लिविंग अगर इल्यूमिनेट होता हो मतलब लाइट इमिट करता हो तो उसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। ऐसा ही एक कैरेक्टर है रेड टाइड्स। किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था डाउट में, रेड टाइड्स है क्या प्रेजेंट हो स्टूडेंट? रेड टाइड्स, तो रेड टाइड्स का रीजन पूछा था, तो रेड टाइड्स ड्यू टू रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। रेड टाइड्स का रीजन है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। और रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें मेन है गोनियोलॉक्स। गोनियोलॉक्स, ये गोनियोलॉक्स डाइनोफ्लैजेलेट रेड कलर का होता है। और जब फुल मून कंडीशन आती है तब ये ज्यादा ग्रो करता है, और फुल मून कंडीशन में टाइड्स भी उठती है। ओके, बड़ी बड़ी लहरें भी उठती है, टाइड्स भी उठती है समंदर वगैरह में। तो उन टाइड्स में ये ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं वो अपर, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन से डायटम डाइनोफ्लैजेलेट। और फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स मतलब जो वाटर की सरफेस पर ग्रो करने वाले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं हम प्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, अपर लेयर में ही वहां पर फ्लोट करते रहेंगे और रेड कलर के हैं। जब टाइड्स आएगी तो टाइड्स के साथ में जब दिखेंगे, उठेंगे, तो टाइड्स किस कलर की दिखती है फिर इनके कारण? रेड कलर की। कब? फुल मून कंडीशन के टाइम पर, तब ज्यादा ग्रो करता है। इसका रीजन है गोनियोलक्स। गोनियोलक्स एक और काम करता है, गोनियोलक्स एक टॉक्सिन रिलीज करता है, releases toxin called saxitoxin. Okay, SAXI, saxitoxin. Okay, ये saxitoxin इसलिए रिलीज करता है क्योंकि ये माइन्यूट है और छोटी छोटी फिशेस इनको खा जाती है। तो गोनियोलक्स क्या करता है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है कि अगर कोई फिश अगर उसको खाए फिश या कोई मोलस्क उसको खाए, ओके, तो शेल फिश मतलब शेल वाली कवरिंग मतलब कि मोलस्क मेनली, तो उनको पॉइजनिंग हो जाए। ओके, लेकिन कभी कभार क्या होती है कि कुछ शेल फिश कम अमाउंट में खाती है, ओके, तो उनको पॉइजनिंग नहीं होती। लेकिन उन शेल फिश को या उन फिशेस को, स्मॉल फिशेस को, मतलब शेल फिश मतलब मोलस्क और फिश मतलब पाइसेस ग्रुप से, ट्रू फिश। अरे यार क्या हो गया अगेन?
ओके, तो अगर कोई शेलफिश या ट्रू फिश गुआनियोलस को खाती है लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशन में खाया है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर उस फिश को किसी ह्यूमन बीइंग ने खाया तो उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसको बोलते हैं शेलफिश पॉइजनिंग। ओके, तो ह्यूमन बीइंग को लगता है कि उसने उस शेलफिश को मतलब मोलस्क को खाया है इसलिए उसको पॉइजनिंग हो गई, लेकिन वो एक्चुअल में पॉइजनिंग होती है गुआनियोलस के टाइम पर। तो इट कॉजेज शेलफिश पॉइजनिंग। और इसको शॉर्ट में SFP बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आपको SFP लिख देता है। SFP का मतलब है शेल फिश पॉइजनिंग। ओके, तो ये शेलफिश पॉइजनिंग करवाता है, शेलफिश में पॉइजनिंग कॉज करेगा, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में शेलफिश ने नहीं खाया है लेकिन है उसके अंदर, तो इसको अगर प्रॉपर फिर अगर कोई ह्यूमन बीइंग उस शेलफिश को जिसके अंदर गुआनियोलस है उसको खाता है बिना अच्छे प्रॉपर कुक किए उसको, तो उसमें पैरालिसिस हो सकता है, लिम्ब पैरालिसिस। ठीक है, मे कॉज, इसके कारण फिश की डेथ तो हो सकती है लेकिन कम अमाउंट में है तो, और उस फिश को खाया, मे कॉज पैरालिसिस इन ह्यूमंस, पैरालिटिक शॉक ह्यूमन बीइंग्स को लग सकता है। ओके, इसके अलावा अगर कोई हम पॉइंट्स यहाँ पर देखिए, कौन एंटर कर रहा है अभी, युक्ति, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, गुआनियोलस, नॉक्टिलुका, ओके, देन सिरेटियम, ट्राइसिरेटियम हमने लिखा था उधर डायटम्स में, ये सिरेटियम एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, नेटवर्क में कुछ इश्यू हो उसके पहले। सर डन। गुड, ओके बेटा, ये डायनोफ्लेजिलेट्स कंप्लीट हो गए हैं, पायरोफाइट्स। कल हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में और स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ओके, इसको अच्छे से रिवाइज करना, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कल पूछ लेना। ओके, बाय, टेक केयर बेटा, कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।